कुछ दोस्त आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान पार्टी चल रही थी और बातचीत करते करते अपनी अपनी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ किस्से को वो वहां पे सुना रहे थे। इसमें से एक दोस्त ने अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा राज खोल दिया जिसकी उस दोस्तों ने कल्पना तक नहीं की थी। दरअसल वो कहता है कि मैंने 4 मर्डर कर रखे हैं, लेकिन आज तक मुझे पुलिस पकड़ नहीं पाई है। अब यहाँ पे उसके जो साथी होते हैं वो पूछते हैं कि किसका मर्डर किया है, कैसे किया है, तो वो डिटेल में नहीं जाता और बात को वहां पे बंद कर देता है। लेकिन उनमें से उसका एक ऐसा दोस्त था जो इस बात को सुनने के बाद बड़ा हैरान हो जाता है। उसकी जानकारी में एक एएसआई कमलजीत सिंह होते हैं। वो उनके पास जाता है और जाकर कहता है कि साहब, मेरा एक दोस्त है, हम लोग पार्टी कर रहे थे, तब उसी दौरान उसने कहा कि मैंने 4 कत्ल किए हैं। अब ये बात सच भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, ये तो आपके जांच का विषय है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इस मामले में जरूर लगता है मुझे, क्योंकि वो इस तरीके से झूठ नहीं बोलता। अब जैसे ही कमलजीत सिंह ने ये बात सुनी तो वो अपने अधिकारी के पास जाता है, डीसीपी विशन सिंह के पास, और सारी कहानी बताते हैं। अब डीसीपी विशन सिंह एसीपी आदित्य गौतम को पूरी बात बताते हैं। अब क्राइम ब्रांच की एक टीम गठित की जाती है और क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट जाती है। जांच में पता चलता है कि उसने वाकई सचमुच में 4 कत्ल किए थे और इस 4 कत्ल को हुए भी लगभग 27 महीने का समय बीत चुका था। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो पूरी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर क्राइम ब्रांच की तारीफ हो रही थी। आज की इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि 4 कत्ल किसके हुए थे और क्यों हुए थे। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। दरअसल दिल्ली का ही एक इलाका है वजीराबाद, और बात कर रहा हूं 17 जुलाई 2016 की। सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के पास एक कैनल है और कैनल में एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है तो पुलिस ने उस लाश को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद यह पता करने में जुट गई कि आखिरकार ये लाश किसकी है। लगभग 20 या 21 साल के आसपास उसकी उम्र रही होगी उस लड़की की। अब वही कैनल के पास एक लावारिस कार भी खड़ी होती है। गाड़ी के नंबर से यह पता चलता है कि यह गाड़ी नैना किरोड़ीवाल के नाम पर रजिस्ट्रेशन है, जो कि वजीराबाद दिल्ली की ही है। अब पुलिस की टीम सीधा पहुंच जाती है दिल्ली के वजीराबाद में। वहां जाने के बाद बार बार घर का बेल बजा रही थी, लेकिन घर से कोई सदस्य निकल के नहीं आ रहा था। आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो बताते हैं कि साहब, वो 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब जब आसपास के लोग से पूछा जाता है कि इस घर में कौन कौन रहता है तो पता चलता है कि टोटल मिलाकर 4 सदस्य रहते हैं, जिनमें जो मेन मालिक है वो है वेद प्रकाश किरोड़ीवाल। उनकी पत्नी है जो कि हाउसवाइफ है, नाम उनका है साधना। साथ ही उनका बेटा है शुभम और एक उनकी बेटी है नैना, जिसका कैनल के पास लाश मिली थी। अब सवाल यह था कि बाकी लोग परिवार के कहां गायब थे। अब पूछताछ में पता चलता है कि लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, साथ ही किसी निजी विद्यालय में वो पढ़ाती भी थी और उसकी शादी की बात भी चल रही थी। अब पुलिस इस मामले में लगातार प्रयास कर रही थी ताकि नैना की हत्या के मामले में कुछ जानकारी मिल सके, कुछ सबूत मिल सके, लेकिन कुछ हाथ यहां पर नहीं लगता। जब मामला कोर्ट जाता है तो इस परिवार को भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। वक्त आगे बढ़ता है और इस मामले को लगभग 27 महीने के आसपास का वक्त बीत जाता है। ना तो नेहा के परिवार वालों का कुछ पता चल रहा था और ना ही कत्ल की असली वजह सामने आ रही थी। तभी 27 महीने बीत जाने के बाद वजीराबाद दिल्ली का रहने वाला एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है, नाम उसका अभिषेक पाल होता है, जो कि अपने दोस्त के बीच में बैठा हुआ था, खा रहा था, पी रहा था। खाते पीते नशे में उसने अपने दोस्तों से कहा कि उसने 4 मर्डर कर रखे हैं, लेकिन पुलिस आज तक उसे पकड़ नहीं पाई है। अब जब ये सब बात वो बोल रहा था तो उसी बीच में उसका एक ऐसा दोस्त बैठा हुआ था जो पुलिस का मुखबिर हुआ करता था। उसने पुलिस को यह सूचना दे दी और पुलिस ने इस मामले को इतनी गंभीरता से लिया कि इस मामले की जांच पड़ताल करनी भी शुरू कर दी। अब पुलिस की जांच पड़ताल में कई नाम सामने आते हैं। इसमें एक रितेश कटिहार भी नाम सामने आता है, जो कि बिहार का रहने वाला होता है, और साथ ही एक लड़का मनोज बाबला, उसका भी नाम आता है। अब पुलिस की एक टीम बिहार जाती है और बिहार जाने के बाद पता चलता है कि उसने तो आत्महत्या कर ली है। साथ ही जो मनोज बाबला था वो एक रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है। अब पुलिस के सामने सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जिसका नाम अभिषेक पाल होता है। अब पुलिस उसे हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करती है और उसके बाद जो कहानी सामने आती है वो बहुत ही चौंकाने वाली होती है।
दरअसल वेद प्रकाश किरोड़ीवाल जो होता है, जो दिल्ली के अंदर अपना कपड़ों का दुकान चलाया करता था, साथ ही उनका जो दूसरा बिजनेस था वो पैसे दिया करते थे ब्याज पर। उनकी पत्नी साधना थी जो कि हाउसवाइफ थी, बेटी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रा भी थी, साथ ही निजी विद्यालय में पढ़ाया भी करती थी, और जो बेटा शुभम होता है वो मुखर्जी नगर में रहकर एक निजी इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। दरअसल जो रितेश कटिहार का होता है, जो बिहार का होता है, जिसने अपनी जान दे दी थी, वो उनके घर पर नौकर था। उसकी उम्र 16 से 17 साल के आसपास रही होगी। अब साल 2015 अगस्त का महीना था। इस बीच में जो वेद प्रकाश होता है वो कहता है कि मैं अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस दुकान को खत्म कर दूंगा, बंद कर दूंगा। अब ये बात जब नौकर सुनता है तो वो कहता है कि साहब एक काम करो, आप दुकान को मुझे दे दो, मैं इस दुकान पे काम करना शुरू कर दूंगा और जो भी पैसा आपका होगा वो मैं आपको इस दुकान से कमा कमा कर देते जाऊंगा। अब जो मालिक होता है वो इस बात के लिए मान जाता है। आखिरकार घर का नौकर रितेश कटिहार जो होता है कपड़े की दुकान पे बैठ जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। वेद प्रकाश ने भी अपना काम वहां पे शुरू कर दिया था। वक्त का पहिया यहाँ पर आगे बढ़ता है। कुछ दिनों तो काम ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है कि काम लगातार ठप चल रहा है उस नौकर का। अब नौकर रितेश कटिहार यहाँ पर परेशान हो जाता है क्योंकि वो लगातार कर्जे में डूब रहा था। वेद प्रकाश लगातार उससे पैसे मांगता था, कहता था कि भाई अब ब्याज और मूल मिलाकर लगभग 8.5 लाख रुपए के आसपास हो चुके हैं, तुम कुछ तो पैसा दे दो। आखिरकार वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। तभी यह नौकर अपने दोस्त अभिषेक पाल और मनोज बाबला से कहता है कि मैंने कुछ इस तरीके से कुछ पैसे लिए हुए हैं, लेकिन अब मैं उसे वापस नहीं दे पा रहा हूं और मैं फंस चुका हूं। आखिरकार करूं तो क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब यहां से ये तीनों जो है वो एक प्लान बनाते हैं और धीरे धीरे ये नौकर के जो बाकी के दोस्त थे ये इस परिवार के साथ धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ाते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं। अब जो अभिषेक पाल था वो शुभम को, यानी कि वेद प्रकाश का जो बेटा होता है, उसको कार चलाना सिखाया करता था, और ऐसा करते करते वक्त आगे बढ़ रहा था। अब 15 जुलाई 2016 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। अभिषेक ने वेद प्रकाश से कहा कि जो आपकी गाड़ी के टायर हैं वो बिल्कुल पुराने हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। तो वेद प्रकाश कहता है कि चलते हैं, टायर बदलवा कर ले आते हैं। अब अभिषेक खुद गाड़ी चलाता है, साथ ही बराबर वाली सीट पर वेद प्रकाश बैठ जाता है। अब जैसे ही कार में वेद प्रकाश बैठता है तो पीछे में मनोज और नौकर रितेश वो उसके गले में एक तार फंसाकर उसका गला दबाकर हत्या कर देते हैं। फिर उसकी लाश को डिग्गी में डाल दिया जाता है। अब दोपहर के 2 बजे के आसपास शुभम को वो बुलाते हैं और शुभम से कहते हैं कि तुम्हारे पापा का कार एक्सीडेंट हो गया है, एक काम करो तुम्हारे पापा को चलो देख के आते हैं। अब जैसे ही शुभम गाड़ी में बैठता है उसका भी गला दबाकर उसे मार दिया जाता है और उसे भी वो लोग डिग्गी में डाल देते हैं। अब ये वहां पे सोचते हैं कि जब परिवार में 2 सदस्य खत्म हो गए हैं तो लड़की और माँ क्या करेगी, चलो इसे भी खत्म कर देते हैं। अब वो घर पे जाते हैं। घर पे साधना उस वक्त बिल्कुल अकेली थी, बेटी नहीं थी। साधना से कहा जाता है कि तुम्हारी पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आप एक काम करो चलकर उसे देख लो। अब वो जल्दी से तैयार हो जाती है और जाकर उसी सीट पे बैठ जाती है जिस पर उसका पति और बेटा बैठा था। फिर ये तीनों मिलकर उसको भी गला दबाकर मार देते हैं। अब जैसे जैसे हत्याएं हो रही थी वैसे वैसे शवों को वो ले जाकर गाड़ी की डिग्गी के अंदर ठिकाना लगा रहे थे। अब रात के लगभग 9 बज जाते हैं। ये लोग उसकी बेटी से कहते हैं कि तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हो गया है, आप चलकर देख लो, सब कोई हॉस्पिटल में ही गए हुए हैं। आखिरकार नेहा भी उसके चुंगल में फंस जाती है और नेहा की भी हत्या उसी तरीके से कर दी जाती है जिस तरीके से उसके पिता, उसकी माँ और उसके भाई की गई थी। अब ये सारा कत्ल 15 तारीख को किया जाता है। रात बीत जाती है और फिर अगला दिन निकलता है। ये इंतजार कर रहे थे कि फिर से रात हो जाए। उसके बाद रात होने पे ये कार को लेकर निकल जाते हैं। अब ये हाईवे नेशनल 24 की तरफ बढ़ते हैं। वहीं हापुड़ में एक कैनाल पड़ती है, वहीं उस कैनाल में वो एक एक लाश को निकालकर फेंक देते हैं। पानी के तेज बहाव की वजह से माँ, बेटे और पति की जो लाश थी वो पानी में बह जाती है, लेकिन जो बेटी की लाश थी वो किनारे पे ही जाकर अटक जाती है। फिर आसपास के लोग को इस बात का पता चलता है और ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है। अब जब बेटी की लाश मिलती है तो उस वक्त तो इसका खुलासा नहीं हो पाता, लेकिन 27 महीने बाद आखिरकार पुलिस इस मामले का खुलासा करती है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस ने बड़ी खूबसूरती से इस मामले की तफ्तीश की और तफ्तीश करने के बाद आखिरकार कातिलों तक पहुंचती है। दोस्तों, फिलहाल ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, लेकिन जो भी होता है इस घटने में बहुत ही भयानक होता है। इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।